मनीषा आहूजा। आज आपके साथ बात करूंगी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे। ज्योतिष करते हुए मुझे 15 साल से ज़्यादा हुआ है और इसका बहुत गहरा अध्ययन किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुनती हूँ, 2 साल पढ़े ज्योतिष और फिर अपने आप को ज्योतिषी बता दिया, पर मेरा ये मानना है कि 10 साल से कम की पढ़ाई तो आपको शायद इसकी महीन बातें सिखाती भी नहीं है। मैं अपने गुरु के.एन. राव जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सिर्फ ज्योतिष नहीं मगर ये भी सिखाया कि ज्योतिष बिना एक आध्यात्मिक विचारधारा के बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है और एक आध्यात्मिक विचारधारा के बिना ज्योतिष में ज्ञान चक्षु कभी भी एक ऊंचे ज्ञान का दर्शन नहीं देते जब तक एक आध्यात्मिक आचरण ना हो आपका, या जब तक आप एक आध्यात्मिक विचारधारा से ना जुड़े हो। ज्योतिष एक साधना है। जैसे शिव को हलाहल पीना पड़ा, वैसे ज्योतिषी स्वयं हलाहल पीता है, क्योंकि वो जब प्रारब्ध के इस ग्रह चाल को समझता है तो उसे हलाहल कुछ ना कुछ विष का पान तो करना ही पड़ता है। अपनी कुंडली, अपने करीबी लोगों की कुंडली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि प्रारब्ध का और काल का ये खेल बिल्कुल ही निराला है और इसलिए इसमें सत्य पर रहना, स्वच्छ कर्म को करना कितना जरूरी है। ज्योतिषीय अध्ययन के लिए सत्य पर रहना, स्वच्छ कर्म करना दोनों ही आवश्यक हैं। तभी विद्या की कृपा होती है। जैसे ग्रंथ की कृपा होती है वैसे ही विद्या की भी कृपा होती है आप पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और देखते हैं कि अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे। अब हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन और इनकम्बेंट कैंडिडेट यानी कि जो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि यूएस अमेंडमेंट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट ये हो चुकी है कि 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये चांस है बिकॉज ये 2nd टर्म होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट और पार्टनर रहेंगे इसमें माइक पेंस, जिनका चार्ट हमारे पास नहीं है, और जो बिडेन की जो पार्टनर रहेंगी या रनिंग मेट वो है कमला हैरिस। हम 3 लोगों के चार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन एंड कमला हैरिस। पहले हम डिस्कस करेंगे जो बिडेन का चार्ट। जो बिडेन की बर्थ डिटेल्स क्या है? 20 नवंबर 1942 8:30 बजे सुबह, स्क्रैंटन, पेनिसिल्वेनिया, यूएसए। ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में दशमेश सूर्य सप्तमेश शुक्र के साथ युति बनाए बैठे हैं और दशम स्थान में, दशम घर में राहु, द्वादश भाव में लग्नेश और एकादशेश मंगल और बुध की युति है। ये युति 6ठे घर में बैठे नवमेश चंद्रमा को देखती है। इस मंगल की अष्टम दृष्टि 7म भाव पर भी पड़ती है और 7म भाव में वक्री शनि बैठे हैं। ये दिखाता है कि कुछ मैरिटल प्रॉब्लम्स जो बिडेन की जिंदगी में रही हैं। तो अगर हम जो बिडेन की एक पत्नी का एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। अगर हम षोडशांश देखें जो कि कन्वेंस के लिए देखा जाता है, तो षोडशांश में ये एक्सीडेंट दिखता है। अब हम अगर इसे नवांश में देखें तो ये तुला लग्न का नवांश है जहाँ पर सप्तमेश मंगल 6ठे भाव में आता है और इस पर शनि की परस्पर दृष्टि है। तो यहाँ पर ये 7म भाव की पीड़ा नवांश में भी दिखा रहा है। तो दिखता है कि कुछ
वैवाहिक सुख में बाधा आई, जो कि रियलिटी है। इसलिए हम तुला लग्न के नवांश को फाइनल करते हैं यहां से। अब देखते हैं कि दशा क्या चल रही है इस कुंडली में। इस कुंडली में दशा चल रही है बृहस्पति और राहु की। प्रत्यंतर दशा भी बृहस्पति की चलती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस कुंडली में बृहस्पति पंचमेश होके उच्च के हैं और नवम भाव में यानी कि कर्क में बैठे हैं, वक्री हैं और वर्गोत्तम हैं, क्योंकि नवांश में भी बृहस्पति उच्च के वक्री हैं। तुला लग्न के नवांश के लिए दशम भाव में उच्च के वक्री बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हैं। अब हम देखते हैं जैमिनी की चर दशाएं। चर दशा किसकी चल रही है? जो बिडन के चार्ट में चर दशा चलती है धनु में सिंह की, धनु से अष्टम में उच्च के बृहस्पति हैं। जैमिनी चर दशाओं में क्या दशा चल रही है जो बिडन की? धनु में सिंह, धनु से अष्टम भाव में उच्च के वक्री बृहस्पति स्थित हैं और विंशोत्तरी दशा चल रही है बृहस्पति की, तो अष्टम का कनेक्शन यहां बन जाता है। सिंह राशि से अब हम देखते हैं, तो सिंह राशि से यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करूंगी आपके साथ। सिंह राशि से दशम भाव में वक्री शनि बैठे हैं, जिन पर मंगल की अष्टम दृष्टि है। राहु केतु के सितंबर के गोचर के बाद राहु भी वृषभ में आकर स्थित हो जाएंगे। वृषभ जो कि सिंह से दशम राशि है, तो अब सिंह से दशम राशि पर शनि, मंगल, राहु तीनों आ जाएंगे। राहु गोचर में और शनि तो जन्मकालीन कुंडली में वहां बैठे हैं और जिन पर अष्टम दृष्टि है मंगल की। ये इस अंतर दशा की कमजोरी दिखाता है और दिखा रहा है कि सिंह राशि के अंतर में कोई बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि नहीं होने वाली है। विंशोत्तरी दशा चल रही है जो बिडन को राहु की। राहु को अगर हम नवांश में देखें तो तुला लग्न के इस नवांश में राहु नवमस्थ हैं, वक्री शनि के साथ और चंद्रमा और बुध के साथ युति बनाए बैठे हैं और इन पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। तो राहु अंतरदशा लॉर्ड पर, मैलेफिक्स की, क्रूर ग्रहों की, शनि और मंगल दोनों का इफेक्ट है, इसलिए ये राहु को कमजोर बनाते हैं। अब हम देखते हैं दशमांश को। यहां अगर हम सिंह राशि को देखें तो सिंह राशि में फिर भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि सिंह राशि में स्वग्रही सूर्य और शुक्र बैठे हैं। यहां पर भी तुला लग्न उठता है दशमांश में और सिंह जो है वो एकादश भाव में है, तो यहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ है। मगर दशांश में तुला लग्न उठता है, यहां पर सिंह राशि में स्वग्रही सूर्य और शुक्र स्थित हैं। यहां पर सूर्य और शुक्र के स्थित होने के कारण सिंह राशि प्रभावशाली बनती है और स्ट्रेंथ आती है सिंह राशि में। मगर बृहस्पति यहां पर षष्ठेश होकर छठे भाव में बैठे हैं और राहु लग्न में। बृहस्पति और राहु षडाष्टक हो जाते हैं दशांश में और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर है, तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों ही षडाष्टक हैं दशांश में। ये एक बहुत ही कमजोरी लिए हुआ पॉइंट है। इसलिए मुझे इस कुंडली में, ये कुंडली बहुत अच्छी है, बृहस्पति का महादशा अंतरदशा दोनों फलदायी है, मगर राहु का अंतर इसके लिए, इस कुंडली के लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगा। इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए मुझे ये कुंडली थोड़ी कमजोर लगती है।
अच्छी है, मगर क्या जीतने वाली बात है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। अब हम बात करेंगे कमला हैरिस के चार्ट की। कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964 9:28 PM रात के, ओकलैंड USA। ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में राहु बैठे हैं और लग्नेश बुध पंचम भाव में नीच के सूर्य के साथ, जो कि तृतीयेश हैं, उसमें बैठे हैं। मगर यहाँ पर एक एक्सचेंज है तृतीयेश और पंचमेश का, जो इसे थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। नहीं तो शायद कमला हैरिस की हम कुंडली डिस्कस भी नहीं कर रहे होते अगर ये एक्सचेंज या ये परिवर्तन योग नहीं होता, जो इस नीचस्थ सूर्य और इस बुध को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो शायद हम ये चार्ट डिस्कस नहीं करते। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, परिवर्तन योग बहुत कुछ कर देते हैं कुंडली में। अगर सही घरों के या भावों के परिवर्तन हो। यहाँ पर शुक्र और सूर्य तृतीयेश और पंचमेश का परिवर्तन योग है, जो इन हाउसेस को स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पर कमला हैरिस को विंशोत्तरी दशा चलती है राहु और बुध की। राहु लग्न में, बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ, जो कि परिवर्तन योग में है तृतीयेश शुक्र के साथ। ये राहु दशमांश में, जहां पर फिर से मिथुन लग्न उठता है, ये राहु लग्न में बैठे हैं और राहु से सप्तम पर, राहु पे मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, और दशम में, राहु से दशम में शनि बैठे हैं। सो राहु से दशम में शनि और शनि पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, यानी कि राहु से दशम भाव पर, महादशा से दशम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, मंगल और शनि का। ये कमजोरी दिखाते हैं। राहु बुध धनु में आ जाते हैं, नवांश में, तुला लग्न के नवांश में, और बृहस्पति जो कि धनु राशि के स्वामी हैं, नीचस्थ, वक्री नीचस्थ चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। क्या ये पोजीशन देगा? क्या ये बुध और ये नीचस्थ बृहस्पति कोई पोजीशन देगा? क्योंकि चौथे घर को पोजीशन के लिए भी देखा जाता है। मातृकारक को, जेमिनी कारकों में मातृकारक को, क्योंकि उसमें चतुर्थ लॉर्डशिप की स्ट्रेंथ होती है, उसको भी पोजीशन के लिए देखा जाता है। यहाँ पर शनि मातृकारक हैं इस कुंडली के, जेमिनी चर दशाओं से तो ऐसा नहीं लगता। जेमिनी चर दशा जो कमला हैरिस को चलेगी जब इलेक्शंस हो रहे होंगे, तो वो है पाइसेस, यानी कि मीन में तुला। मीन और तुला अपने आप में षडाष्टक है, और बुध जिसकी विंशोत्तरी में अंतरदशा चल रही है, वो मीन से अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में है, उसके बाद तुला भी एक्टिवेटेड है जिसमें ये बुध बैठे हैं। तो ये एक्टिवेशन दशम से अष्टम की, क्योंकि पंचम भाव दशम से अष्टम होता है, तो जो दशाएं चल रही हैं कमला हैरिस के चार्ट में, इससे नहीं लगता कि कमला हैरिस को कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है। इसमें हम विंशोत्तरी दशा भी देख रहे हैं, जेमिनी की चर दशाएं भी देख रहे हैं, और जो योगिनी दशा चलती है वो शुक्र और शनि की चल रही है, और महादशा यानी कि मीन राशि से शुक्र छठे घर में बैठा है सिंह में। और ये बात मैंने पहले भी बताई, सिंह और तुला, शुक्र और सूर्य का एक्सचेंज है, यानी कि महादशा की राशि से, मीन से छठे और अष्टम भाव का एक्सचेंज है। तो ये विक्ट्री कैसे दे सकता है? तो कमला हैरिस अगर नहीं जीतती दिख रही, तो जो बिडेन भी कमजोर होते दिखते हैं। अभी हमने बात की कमला हैरिस के चार्ट पर, अब हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट की। और ये चार्ट देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि इस चार्ट में मुश्किलें हैं, मगर एक
स्ट्रेंथ बनी हुई है जो इस चार्ट को विक्ट्री की तरफ ले जा सकती है। ये एक सिंह लग्न की कुंडली है। 14 जून 1946 10:55 सुबह के जमाइका यूएसए। सिंह लग्न के इस चार्ट में लग्नेश सूर्य दशमस्थ है, राहु केतु के अक्ष में, वृषभ में। राहु का गोचर फिर से वृषभ में सितंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला है। मातृकारक बुध जो कि एकादशेश भी हैं, वो एकादश भाव में स्थित हैं। शनि और शुक्र इस कुंडली के दशमेश भी हैं। शनि और शुक्र कर्क में द्वादश भाव में स्थित हैं। विंशोत्तरी में जो दशाएं चल रही हैं वो हैं बृहस्पति में शनि और अंतरदशा लॉर्ड शनि जो कि सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश को पद प्राप्ति के लिए भी देखा जाता है, वो द्वादश भाव में बैठे हैं। अगर हम दशांश में देखें जो कि तुला लग्न का दशांश है, तो यहाँ पर शनि उच्च के शुक्र के साथ स्थित हैं। शुक्र का उच्च होना इस कुंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि कर्क राशि से तुला यानी कि लिब्रा, कर्क यानी कैंसर जो कि महादशा राशि है जेमिनी चर दशा की, कर्क से तुला चतुर्थ भाव में आता है और चतुर्थेश यानी कि शुक्र उच्च के हैं शनि के साथ। ये एक स्ट्रेंथ देने वाला पॉइंट है। तो अंतरदशा लॉर्ड का यानी कि शनि का उच्च के शुक्र के साथ बैठना दशांश में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जेमिनी चर दशाओं में प्रत्यंतर दशा चल रही है मीन की यानी कि पाइसिस की। पाइसिस से मातृकारक बुध एक द्विस्वभाव राशि यानी कि मिथुन में बैठे हैं, तो इसलिए चारों केंद्रों पर मिथुन स्थित बुध की दृष्टि है। बुध यहाँ पर मातृकारक भी हैं और स्वग्रही बैठे हैं मिथुन में। ये इस मीन राशि को बहुत ही स्ट्रेंथ प्रदान करने वाला योग है। कर्क में मीन, ये है जैमिनी चर दशा। अब हम योगिनी दशा देखते हैं इस चार्ट की, तो वो है शनि में शुक्र। और जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी कि शनि एक उच्च के शुक्र के साथ दशांश में स्थित हैं। कर्क में शनि का शुक्र के साथ स्थित होना कोई बहुत स्ट्रेंथ देने वाला पॉइंट नहीं है, मगर बाकी जो हिसाब बन रहे हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं इस चार्ट को। अमात्य कारक चंद्रमा कर्क राशि पर दृष्टि डाले है और मीन राशि से एकादश भाव यानी कि मकर पर भी इस वृश्चिक स्थित नीचस्थ चंद्रमा की दृष्टि है। यहाँ पर चंद्रमा अमात्य कारक होने के साथ साथ द्वादशेश भी हैं नीचस्थ, मगर अंतरदशा की राशि मीन से एकादश भाव पर दृष्टि डाले बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस कुंडली में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। विंशोत्तरी दशा, जैसा कि मैंने आपको बताया, विंशोत्तरी दशा चल रही है बृहस्पति में शनि में राहु, जुपिटर में सैटर्न में राहु। जुपिटर इस सिंह लग्न की कुंडली में वर्गो यानी कि कन्या राशि में स्थित है। शनि इस बृहस्पति से एकादश भाव में है और राहु इस शनि से एकादश भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में। तो महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड परस्पर एक दूसरे से एकादश भाव में स्थित हैं। ये इस दशा को स्ट्रेंथ देते हैं। और बृहस्पति से तृतीय भाव में यानी कि वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में एक नीचस्थ चंद्रमा स्थित हैं। कन्या लग्न के इस बृहस्पति से तृतीय भाव यानी कि वृश्चिक, स्कॉर्पियो में नीचस्थ चंद्रमा है और चंद्रमा कन्या राशि के बृहस्पति से एकादशेश है। एकादशेश का नीचस्थ होना लाभ दिलाता है।
और तृतीयेश में नीच के ग्रह का बैठना भी एक विपरीत राजयोग को दर्शाता है। और महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का परस्पर एक दूसरे से एकादश भाव में स्थित होना इस कुंडली को स्ट्रेंथ देता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं ये कहना चाहूँगी और इस नतीजे पे, इस वर्डिक्ट पे पहुँचूंगी कि इन तीनों कुंडलियों के एनालिसिस के बाद हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये कुंडलियाँ सही हैं, क्योंकि इसमें कुछ इवेंट्स तो वेरीफाई किए ही हैं। तो इन 3 कुंडलियों के एनालिसिस पर यह कहा जा सकता है कि अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना दिखता है और एक रिपब्लिकन कैंडिडेट यानी कि री इलेक्शन दिखती है हमें डोनाल्ड ट्रंप की अगले यूएस इलेक्शन में। देखते हैं 3 नवंबर 2020 को ये इलेक्शन है, तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। इन 3 कुंडलियों के विश्लेषण के बाद ये कहना मुश्किल नहीं है कि अगले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत डोनाल्ड ट्रंप की दिखती है और फिर से एक री इलेक्शन दिखती है, एक सेकंड टर्म दिखता है डोनाल्ड ट्रंप का। तो आज हमने आपके साथ ये 3 कुंडलियां डिस्कस की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कुंडलियां लेकर और उनका एक इंटरेस्टिंग विश्लेषण लेकर आप सबके साथ हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।